हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आज 6th क्लास साइंस बुक का 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको डिटेलली समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी और आप हमारे चैनल से अब तक जुड़ चुके होंगे। आपने बस इतना करना है कि आपने अपनी बुक को अपने सामने खोलकर ज़रूर रखना है। जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँ, आपको पढ़ाती जाऊँ, प्लीज़ अपनी कॉपीज़ में, अपनी बुक्स में मार्किंग करना शुरू करें और मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ते जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आज पढ़ना है फाइबर टू फैब्रिक। ओके, फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। जैसे जैसे चैप्टर चलेगा हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। Paheli and Bhujo won the first prize in the science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. हुआ क्या कि पहेली और बूजो इन दोनों ने एक साइंस क्विज जीता और वहाँ पर इनको एक ऑप्शन मिला कि ये कुछ प्राइस मनी है जीते, और उस प्राइस मनी के साथ उन्होंने सोचा कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ क्लोथ्स गिफ्ट के लिए खरीदेंगे। जब वो मार्केट गए तो उन्हें वहाँ पर इतनी वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल मिले कि वो कंफ्यूज हो गए। सो द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। अब यहाँ पर उन्हें कुछ न्यू टर्म्स सुनने को मिली, जैसे कि क्लॉथ्स और फैब्रिक्स आर कॉटन और सिंथेटिक। यानी कि शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि उनके पास कॉटन फैब्रिक भी है और सिंथेटिक फैब्रिक भी है। ना ही ऑल्सो हैड अ वुलन मफलर्स। उसने बताया कि उसके पास वुलन मफलर्स भी हैं, शॉल्स भी हैं, एंड वर मेनी सिल्क साड़ीज, और काफ़ी सिल्क साड़ीज भी हैं। पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। दे टच्ड एंड फेल्ट ईच these different fabrics. Finally they bought a woolen muffler and a cotton sari. अब उन्होंने क्या किया कि वो बड़े एक्साइटेड हो गए। उन्होंने हर फैब्रिक को टच करा, फील करा और उसके बाद अपनी पसंद से एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी परचेज करी। आप कभी शॉप पे गए हैं? आपने देखा होगा कि आपके घर में कितने अलग अलग तरह के कपड़े हमारे पास होते हैं। कॉटन टच और फील करने में दूसरा होता है, सिंथेटिक का फील अलग होता है, वुलन, सिल्क, ये सब नाम आपने पहले भी सुने होंगे। लेकिन ये सब चीज़ें हैं क्या और ये कहाँ से आती हैं और हम कैसे इनसे कपड़े को बनाते हैं, इन सब के बारे में हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। After their visit to the cloth shop, Paheli and Bhujo began to notice various fabrics in their surroundings. अब क्योंकि वो शॉप से होकर आए थे तो रास्ते में उन्हें जितनी भी शॉप्स ऐसी दिख रही थी वो उन फैब्रिक्स को देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे थे और उन्हें देख के काफ़ी नोटिस उनको कर रहे थे। They found it that a bed sheet, blankets, curtains, tablecloth, towels and dusters were made up of from different kinds of fabric. कई चीज़ें उन्हें दिखी, जैसे कि बेड शीट्स, कर्टन्स, टॉवल्स, डस्टर्स, इन सब का ना एक अलग तरीके का फैब्रिक था। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर मेड अप ऑफ फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। और उन्होंने देखा कि उनके खुद के बैग्स भी कुछ अलग टाइप के फैब्रिक से बने हुए हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। और वो खुद ही उन सब चीज़ों में गेस करने लगे कि क्या ये फैब्रिक कॉटन है, क्या ये वूल है, सिल्क है या फिर सिंथेटिक है। सो कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ फैब्रिक्स को कि वो कॉटन है, वो वूल है, कि वो सिल्क है या वो सिंथेटिक है? आगे हम बताते हैं। देखिए, वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स। अब फैब्रिक्स क्या होता है? अभी ये कौन कौन से फैब्रिक्स है, कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक्स, ये सब कहाँ से आते हैं इनके बारे में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि फैब्रिक क्या होता है या इसकी वेराइटीज़ क्या होती हैं। देखिए, एक्टिविटी 1 दी हुई है, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, collect cutting of fabrics left over after stitching, feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for the help from the tailor. So ये एक्टिविटी आप बहुत इजीली कर सकते हैं कि आप एक टेलर के पास जाएं और जब उसने किसी भी कपड़े को स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा पीसेस जो उसके पास बच जाते हैं वो आप उनसे लें और उनको टच करें, उनको फील करें और फिर टेलर से उसके बारे में पूछें कि ये कौन सा फैब्रिक है। इससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा।
Now, do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? यानी कि कभी आपने सोचा है कि जो फैब्रिक होता है वो आता कहाँ से है, वो बनता कैसे है? और कभी आपने देखा है कि एक थ्रेड जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, या कोई फैब्रिक आप साड़ीज लेने जाते हो तो वो कॉन्टिन्यूसली, बीच में कहीं स्टिचेस ही नहीं होते, तो वो कैसे ऐसे बनती हैं? एक्टिविटी 2 देखिए. सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू कलेक्ट लेबल्ड इन एक्टिविटी 1. Now try to find a loose thread or yarn at one edge and pull it out. अब ये yarn क्या है? Yarn is a thread. आपने thread देखा? जब हम thread होता है तो हम उसको एक साइड से पुल करने की कोशिश करेंगे. When you pull it out तो वो thread continuously चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा. Okay. If no loose thread, यानी कि अगर आपको उसका कोई लूज एंड नहीं मिलता है, इफ नो लूज yarn are visible, you can gently pull one out with a pin or needle. अगर आपको लूज थ्रेड नहीं मिलता है तो आप कहीं से भी एक निडल निकाल सकते हैं, लाइक दिस फैब्रिक. आप फैब्रिक देख रहे हैं, आपने यहाँ से ये थ्रेड निकालना शुरू करा, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा, चलता जाएगा. वी फाइंड दैट द फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns arranged together. और हमें क्या पता चला कि जो हमने फैब्रिक देखा था वो इस थ्रेड, इस यान से, थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? यान. इस यान से बने थे. और इन यान्स को जब हमने इकट्ठे पुट कर दिया, ये जो छोटे छोटे यान्स आप देख रहे हैं, ये जो यान्स हैं, इन सबको जब हमने इकट्ठे पुट करके स्टिच किया तो ये सारे में एक फैब्रिक बनता चला गया. ओके, दे आर मेड अप ऑफ यान्स अरेंज्ड टुगेदर. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज फाइबर? Now take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along with the thread with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? Very simple activity to do. आपने कुछ नहीं करना, आपने एक थ्रेड लेना है और उसको आपने ऐसे करके बस रब करना है. ऐसे आप थोड़ा सा उसको थंब से प्रेस करें और रब कर दें तो वो क्या होगा ना, वो थ्रेड स्प्लिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से. अगर वो थ्रेड इस तरीके से जा रहा है तो वो थोड़ी देर में आपके रब करने के बाद वो स्प्रेड हो जाएगा इस तरीके से. ओके, तो इसका क्या मतलब है कि जो थ्रेड है, ठीक है, वो थिन स्ट्रैंड्स में, जो यान है वो ये है, जो ये सिंगल स्ट्रैंड आ रहा है उसे यान बोलेंगे, और वो थिन स्ट्रैंड्स में स्प्लिट हो जाएगा. यानी कि छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स को मिलाकर हमने एक यान कलेक्ट किया है. एक यान को हमने कैसे बनाया, एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यान कैसे बनाया है? बहुत सारे छोटे 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 पतले पतले रेशो को इकट्ठा करके हमने एक पूरा धागा बनाया है. आई एम टॉकिंग अबाउट अ थ्रेड, अ यान. ओके, तो यान कैसे बना है? बहुत छोटे छोटे पतले पतले थ्रेड्स को, स्ट्रैंड्स को इकट्ठा करा हमने, इकट्ठे उनको रोल किया, ऐसे रब करके उनको ट्विस्ट करके रब किया और उससे हमने एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाया है. You might have observed something similar when you tried to thread a needle. Many a times the end of the thread is separated into a few thin strands. और ये अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप सुई में एक धागा डालें, यानी कि एक निडल के अंदर उसके आई में जब आप उसमें धागे को, थ्रेड को डालने की कोशिश करते हैं तो वो अक्सर वो टूटने लग जाता है, वो आगे से बिखरने लग जाता है. वो ऐसा थ्रेड होगा, लेकिन जैसे ही आप उसे निडल में डालेंगे तो उसके साइड में से एक थिन स्ट्रैंड्स निकलने लग जाएंगे, जिसकी वजह से वो थ्रेड उस निडल की आई में नहीं जा पाता है. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सप्लेनिंग यू कि वो थ्रेड सिर्फ एक सिंगल थ्रेड नहीं है, वो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स से मिलके एक सिंगल थ्रेड बनता है. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. Okay, the thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. अब आप इस चीज़ को समझें कि मैंने एक यान बनाया, ठीक है, एक यान था, मैंने उसको थंब से प्रेस किया और उसको और ज़्यादा स्प्लिट कर दिया, उससे बहुत छोटे छोटे से थिन स्ट्रैंड्स आ गए. ओके, थिन क्या आ गए? थिन स्ट्रैंड्स आ गए. और ये थिन स्ट्रैंड्स जो आप देख रहे हैं, छोटे 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 रेशे हैं, ये और भी छोटे छोटे रेशों से बने हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स. जिनको हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स. तो ये और भी छोटे छोटे रेशों से. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ
स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स, यानी कि और भी छोटे और पतले इनसे स्ट्रैंड से बने हुए होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. यानी कि पहले ये जो हमारा क्लॉथ था इसमें बहुत सारे yarns हैं और yarns में बहुत सारे फाइबर्स हैं. ओके, नाउ fabrics are made up of yarns and the yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है कि फाइबर्स आते कहाँ से हैं. द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी कि अगर हम नेचुरल की बात करें तो कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल ये सब हम लोग को प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है. ओके, जैसे हमारा फूड प्लांट और एनिमल से आता है, ठीक उसी तरीके से ये भी हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. नाउ दीज आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स. इन सबको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स. क्यों? क्योंकि ये सब हमें प्लांट्स और एनिमल से नेचुरली मिलते हैं. दीज आर नॉट मैन मेड. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स. कॉटन और जूट जो हैं ये दोनों हमें सिर्फ प्लांट से मिलते हैं, ये एनिमल से नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स से हमें मिलते हैं. वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. वूल और सिल्क जो होते हैं ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं. वूल आपको कॉमनली पता ही है शीप और गोट से मिलती है और कभी कभी हम रैबिट के हेयर्स, याक और कैमल का भी यूज़ करते हैं वूल के लिए. ओके, और सिल्क फाइबर जो होता है वो हमें कोकून से मिलता है ऑफ सिल्क वोम. एक सिल्क वोम एक कीड़ा होता है, एक इंसेक्ट होता है, उसके कोकून से हमें मिलता है सिल्क. ओके, अब आप मुझसे कहेंगे कि आपने इतनी जल्दी बता दिया ये वूल हमें शीप गोट से मिलती है. कैसे मिलती है? आप सबको ने देखी है, गोट होती है, उसकी स्किन के ऊपर कितने सारे फर्स होते हैं, उन फर्स को हम रिमूव करते हैं और उन फर्स से हम फाइबर बनाते हैं, फिर हम उसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं और फिर उससे हम फैब्रिक बनाते हैं. सिमिलरली जो यहाँ पर मैंने आपसे बात की, हमें वूल मिल गई है, हमें कॉटन, जूट दोनों का ही हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं और सिल्क को भी हम ऐसे यूज़ करते हैं. हम कोकून लेते हैं, उससे हम फाइबर बनाते हैं, फिर हम उससे यार्न बनाते हैं और फिर हम उससे फैब्रिक बनाते हैं. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for the fabrics. यानी कि अगर हम हज़ारों साल पहले की बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही थे जिनको हम यूज़ करते थे एज अ फैब्रिक. कुछ 100 साल पहले हम कह सकते हैं, कुछ 100 साल पहले ही फैब्रिक जो मैनमेड होता है जिसे हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं वो भी आने शुरू हुए थे. अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज. यानी कि हम उन यार्न्स की, उन थ्रेड्स की बात कर रहे हैं जो हमने एनिमल या प्लांट से यूज़ करके नहीं बनाए हैं, जो हमने कुछ केमिकल्स से बनाए हैं. ओके, एंड दीज आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स. Some of examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. ओके, जैसे कि आज के टाइम में अगर आप प्लास्टिक की बास्केट्स देखते हैं सो वो सब पोलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक इन सब आइटम्स से बनी हुई होती हैं. ओके, सम प्लांट फाइबर. अब हम आगे डिस्कस करते हैं सम प्लांट फाइबर्स. अब हमने डिटेल में समझते हैं कि मैंने आपको बोला कॉटन हमें प्लांट से मिलती है, जूट हमें प्लांट से मिलता है, तो ये कैसे हमें मिलता है, मतलब इसका क्या प्रोसेस है, कैसे हम इसको बनाते हैं, अब हम इसको डिटेल में समझेंगे. ओके, कॉटन. हैव यू एवर मेड विग्स ऑफ ऑयल लैम्प्स? आपने कभी घर में दिवाली के टाइम में हम दिया जलाते हैं ना सब, तो उसमें हम क्या वो एक बत्ती लगाते हैं, एक पतली पतली सी रुई कॉटन को ऐसे मम्मा हाथ पे रब करती है और फिर वो ऐसे लंबी सी बत्ती बनती है, फिर हम उसको दिए में लगा के जलाते हैं. सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ बेसिकली अ कॉटन. ओके, अ डॉक्टर यूजेस अ कॉटन. आपके कोई वुंड होता है उसको क्लीन करने के लिए डॉक्टर्स कॉटन यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज़ अ कॉटन? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts and pillows. आपके मैट्रेस में यानी कि आपके गद्दों में, तकियों में, आपकी कंबल रजाइयों में, इन सब में कॉटन को फिलअप किया जाता है. Take some cotton wools, pull it apart and look at the edges
व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने कॉटन देखी है, कुछ इस तरीके से होती है ना कॉटन, ऐसे क्लाउडी क्लाउडी सी, और जब आप इसके धागों को खींचते हैं तो इसमें से ऐसे ऐसे करके रेशे निकलने लग जाते हैं। ये क्या होता है? कॉटन फाइबर्स होते हैं ये। द स्मॉल एंड थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। और ये जो थिन थिन स्ट्रैंड्स निकल रहे होते हैं ना, ये कॉटन फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम इकट्ठे मिला के पूरा लॉट कॉटन का बनाते हैं। नाउ वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? और ये कॉटन वूल आती कहाँ से है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल, वार्म क्लाइमेट। यानी कि कॉटन जो होता है वो ज़्यादातर जो है हम लोग खेतों में उगाते हैं, और ज़्यादातर ये कहाँ उगती है? जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, एक क्वालिटी ऑफ सॉइल होती है ब्लैक सॉइल, जिसे हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, और वार्म क्लाइमेट यानी कि गर्म इलाकों में ये ज़्यादातर उगती है। गंगा नदी के पास आपको सबसे ज़्यादा कॉटन की खेती देखने को मिलती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? जहाँ जहाँ से भी आपकी गंगा नदी बह रही है वहाँ वहाँ पे आपको कॉटन बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। यानी कि जो कॉटन बॉल बनती है, जो कॉटन फ्रूट आता है, आपने एक नींबू देखा है, वो एक नींबू के साइज़ की बनती है, बस इतनी सी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड इन द फाइबर, कॉटन फाइबर कैन बी सीन। यानी कि वो इस तरीके से बंद होती है, एक बॉल की तरह वो बंद होती है, और जैसे ही वो मैच्योर हो जाती है कि अब हम उसे यूज़ कर सकते हैं, वो इस तरीके से ओपन हो जाती है, खुल जाती है, और अंदर जो सीड होता है वो विजिबली दिखता है। तो उस टाइम में हम उस कॉटन को पूरी को रिमूव कर लेते हैं। ओके, नाउ हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? कभी आप कॉटन के खेत देखेंगे जहाँ पर कॉटन की खेती होती है, वो देखने में बिल्कुल स्नो की तरह लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे पूरे खेत में बर्फ़ ही बर्फ़ है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड्स। और यहाँ पर हम लोग कोई मशीन का यूज़ नहीं करते हैं, कॉटन को यूजुअली हम हाथों से ही पिक करते हैं। यानी कि जब वो कॉटन बॉल बर्स्ट हो जाती है और हम उसको यूज़ करने लायक हो जाती है, तो हम खेतों में से उसको हाथों से पिक करके ही निकालते हैं। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड्स। Fibers are then separated from these seeds by combing, and this process is called as ginning of the cotton. Ginning also was traditionally done by hands. These days machines are also used for ginning. Now this is a ginning of cotton. आपने देखा ये कॉटन वो खेतों से लेके आए, और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो उसको कॉम कर रहे हैं। कॉम यानी कि ब्रश करते हैं ना हम अपने हेयर्स को, कैसे कॉम करते हैं। सो हेयर ही इज़ डूइंग अ कॉम्बिंग, इज डूइंग अ कॉमिंग ऑफ द कॉटन। कॉटन को ऐसे कॉम कर रहे हैं और उससे उसके फाइबर्स को अलग कर रहे हैं, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स फाइबर्स के वो निकाल रहे हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है गिनिंग। यानी कि हमारा पहला प्रोसेस क्या हुआ, हमने फार्मिंग की। ठीक है, हमने क्या की, हमने फार्मिंग की, कॉटन को उगाया, फिर उसके मैच्योर होने के बाद हमने उसको वहाँ से निकाला, और फिर हमने उसकी गिनिंग स्टार्ट की। गिनिंग मतलब कॉम्बिंग ऑफ द कॉटन टू गेट द फाइबर ऑफ द कॉटन। और जब हमारी गिनिंग कंप्लीट होती है और हमें फाइबर मिल जाता है, तो उस फाइबर को हम किस लिए यूज़ करते हैं? फैब्रिक बनाने में। वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं जूट की। देखिए जूट भी जो हमें है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। प्लांट, अ स्टेम ऑफ अ प्लांट को बोलते हैं हम जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट जो है वो हमें एक जूट प्लांट होता है उसकी स्टेम से मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बरसातों के दिनों में से कल्टीवेट किया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। और हमारी इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ज़्यादातर जूट को उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। यानी कि जब इसमें फ्लावर्स आने लग जाते हैं, ठीक उसी टाइम में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि उसी टाइम में इसकी कटाई को शुरू कर दिया जाता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन द वाटर फॉर अ फ्यू डेज। द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। यानी कि सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ, ये स्टेम है, राइट। अब इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो गए, हमने इसको कटाई करनी इसकी शुरू कर दी। पत्ते निकाल के हमने स्टेम को काफ़ी दिनों तक पानी में सोक करके रख दिया, भिगो कर रख दिया। धीरे धीरे क्या होता है, इसके स्ट्रैंड्स अलग होने लग जाते हैं। यानी कि अगर ये स्टेम ऐसे है तो इसके स्ट्रैंड्स अलग होने लग जाएंगे इस तरीके से। और इस तरीके से जब वो अलग होने लग जाते हैं, हम उसको
सेपरेट कर लेते हैं हाथों से। द स्टेम रॉड्स एंड द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। फिर उसी तरीके से कॉम करके हम इसको अलग अलग रेशो में फाइबर्स में बना लेते हैं, और इन फाइबर्स को जब हम इकट्ठा रखते हैं तो यार्न्स बना के हम इससे क्या बनाते हैं, यार्न्स बनाने के बाद हम इससे फैब्रिक बनाते हैं। टू मेक द फैब्रिक ऑफ ऑल दीज फाइबर्स द फर्स्ट आर कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। यार्न्स मैंने आपको बताया ना थ्रेड। अब अगर हमने अलग अलग फाइबर्स बना लिए, देखो फाइबर्स बहुत बड़े नहीं होते, फाइबर्स जैसे छोटे छोटे बहुत ही थिन रेशे होते हैं। अगर हम डायरेक्टली इसको बुनने लग जाएंगे ना, इससे कपड़ा बनाने लग जाएंगे, तो वो कपड़ा बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो बहुत जल्दी जल्दी फटने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हैं ही इतने पतले और इतने कमज़ोर। तो हम क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे रेशे बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, और फिर इनको हम इकट्ठे रख के ऐसे ट्विस्ट करके इनको एक बड़ा सा थ्रेड बनाते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे एक बड़ा सा यान बनाते हैं, और इस यान को बनाने के बाद हम इसको थ्रेडिंग करते हैं, इसको एक स्पिन करके रखते हैं, और फिर हम उससे वीव करके या स्टिच करके हम उसको एक बड़े कपड़े में बनाते हैं, एक बड़ा फैब्रिक बनाते हैं। ओके, यहाँ तक के लिए आज की वीडियो यहाँ तक ही दोस्तों। कल हम स्टार्ट करेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न से, और फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो और आपको हमारे वीडियोस से कुछ हेल्प मिल रही हो। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।